चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बिल्कुल पूरी तरीके से थर्मल प्रॉपर्टीज को खत्म कर देंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम लोग मेनली न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपको लग बड़ा रहा है, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और जेईई में वैसे आया हुआ है, लेकिन नीट के लिए भी ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो देखिए, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज सराउंडेड बाय अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस आर एंड आउटर रेडियस 2r। मतलब एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, क्या गिवन है, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, इसका रेडियस क्या है r। फिर इन्होंने बोला कि इट इज सराउंडेड बाय अ सिलेंड्रिकल शेल जिसका इनर रेडियस तो r ही है और आउटर रेडियस कितना है 2r। तो एक और सिलेंडर बनाएंगे इसके बाहर, इस तरीके से। तो इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस 2r। ठीक है, यही बोला ना, इनर रेडियस r एंड आउटर रेडियस 2r। तो बेसिकली आपको ये अगर मैं सामने से दिखाऊं क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, तो ये ऐसा दिख रहा है, ये इनर रेडियस r है और ये आउटर रेडियस 2r है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द इनर सिलेंडर इज k1 एंड द आउटर सिलेंडर इज k2। इन्होंने ये बोला है कि अंदर वाले का थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट k1 है और बाहर वाले का k2 है। Assuming no loss of heat, the effective thermal conductivity of the system for heat flowing along the length of the cylinder. Effective thermal conductivity basically सिस्टम का इन्होंने K इक्विवेलेंट पूछा हुआ है। तो जो हीट करंट आएगा, हीट पर नेट टाइम जो आ रही है, आपको क्या लग रहा है, ये पैरेलल है या सीरीज कॉम्बिनेशन है? क्या लग रहा है बच्चों? मैम पैरेलल। यस, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये दूसरा मटेरियल है, ये ऐसे है, इधर दूसरा है, तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पैरेलल कैसे? बेटा जो हीट करंट आ रहा है आपके पास, ये वाला दूसरा है आपके पास मटेरियल, ठीक है, एक ये है दूसरा ऊपर नीचे वाला, तो आपके पास कुछ बीच में चली जाएगी और कुछ ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक है, सेम नहीं फ्लो करेगी। सेम आपके पास कब होती है, जब आपके पास इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो, सीरीज, जो आएगा वो सारा का सारा आगे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर कुछ सीधा और कुछ ऐसे जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, ओके तो मैम। के इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए हम लोगों ने निकाला था, याद है किसी को फॉर्मूला? K1 A1 प्लस में K2 A2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। यस, K1 K2 पता है, A1 A2 भी हम निकाल सकते हैं, हमको रेडियस गिवन है, राइट। तो A1 कितना होगा बताइए, A1 इसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R1 स्क्वायर, और A2 कितना होगा? R2 स्क्वायर। नहीं, यहीं पे गड़बड़ होती है। A2 को आप क्या लोगे, पाई 2r का होल स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। क्यों लेंगे ऐसा? क्योंकि आपके पास ये डिफरेंट मटेरियल है बेटा, ये वाला, राइट। तो यहां पर आप लोग क्या लोगे, A2 पाई 2r का होल स्क्वायर माइनस में पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर माइनस में पाई r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। यस, वेरी गुड विशाल, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K1 A1 की जगह आप लिखोगे पाई r स्क्वायर प्लस K2 A2 की जगह लिखोगे 3 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय में A1 प्लस A2। 4 पाई आर स्क्वायर। यस, 3 पाई r स्क्वायर। तो ये आपके पास पाई आर स्क्वायर तो ऊपर नीचे से सब जगह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा K1 प्लस में 3K2 डिवाइडेड 4। क्लियर हो गया सबको? बस आपको यही समझने की बात थी कि यहाँ पे जो आप एरिया ले रहे हो ये वाला है। क्लियर होगी बात सबको? हाँ जी, यस और नो तो बोलिए। यस मैम। यस मैम।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 300 केल्विन रेडिएट्स हीट एट द रेट ई. हीट रेडिएट कर रही है एट द रेट ई. रेट दे रखा है ई. हम लोगों ने पावर तो करी थी पहले. पावर रेडिएट कितनी होती है? सिग्मा ए टी की पावर 4. पावर को हम लोग हीट पर यूनिट टाइम ही तो लिखते हैं. यस और नो? Yes, ma'am. तो हीट पर यूनिट टाइम आप इसको, ये जो क्वेश्चन में गिवन है रेट ई, इसको ई भी लिख सकते हो, यानी ई इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4. दिस इज रेट. ई आपको क्या गिवन है? रेट. यहाँ पर हीट एट द रेट जिस जो जा रही है वो आपके पास ई लिखी हुई है यहाँ पे. तो अब उन्होंने बोला है कि अगर इसका टेम्परेचर 600 कर दे तो रेट ऑफ रेडिएशन कितना इंक्रीज होगा. तो आप ये देखिए टेम्परेचर के ऊपर हम लोगों को चीजें दे रखी है. तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, राइट. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E1 बाय में E2 दिस इज इक्वल टू T1 की पावर 4 बाय में T2 की पावर 4. लिख सकते हैं या Yes, नहीं? ma'am. यस. तो E1 आपको E गिवन है, E2 आपको निकालना है. T1 की पावर 4 यानी 300 की पावर 4 डिवाइडेड बाय में T2 की पावर 4 यानी कि 600 की पावर 4. अच्छा बताइए सॉल्व करके फटाफट क्या आंसर आएगा. जल्दी जल्दी कीजिए, क्या आंसर आएगा? देखिए जीरोस तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर नीचे दो दो ही हैं और उनकी पावर 4 है. बचा 3, 3 की पावर 4, 9 इंटू 9 कर लो. 6 की पावर 4, 36 इंटू 36. तो 9 4 जा 9 4 जा 1/16, यानी मैम कि ए. तो कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स ऑफ ई. क्लियर हो गया? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. तो ये एक इस तरीके का क्वेश्चन बनता है प्रोपोर्शनैलिटी जब टेम्परेचर के ऊपर दे रखी है ओनली. रेडियस के ऊपर भी दे सकते हैं मैम उसको. आपने ये हाँ जी बेटा, मैम आपने अपॉन में कैसे करा? क्या बोल रहे हो? मैम T1 बाय T2 कैसे करा? अच्छा आपका माइक में प्रॉब्लम है बेटा. E1 बाई E2 कैसे किया? अभी देखो आप ऐसे भी कर सकते थे. E1 इक्वल्स टू सिग्मा ए. यहाँ पे देखो E इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 है ना बेटा. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आप हटाते हैं, मतलब रेशियो जब लेते हैं, तो वो आपके पास कांस्टेंट जो आता है वो कट जाता है. ठीक है. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सेम ब्लैक बॉडी है तो A सेम रहेगा T1 की पावर 4. आप P2 लिख सकते थे सेम, सिग्मा A सेम है, बॉडी आपके पास सेम है, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया T2 की पावर 4. अब इसको डिवाइड कर दो, सिग्मा A से सिग्मा A कैंसिल हो जाएगा. तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू T1 की पावर 4 बाय में T2 की पावर 4 हो जाता. तो हम लोग क्या होता है जब प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है और आपको रेशियो लेना होता है तो सम कांस्टेंट ही आएगा ना प्रोपोर्शनल हटके, वो कट जाएगा. तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू T1 की पावर 4 बाय में T2 की पावर 4 लिख देते हैं. समझ में आ गया? डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वैल्यू पुट करो फिर डिवाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए. इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन वर टू इंक्रीज फ्रॉम T से 2T, सन का टेम्परेचर T से 2T कर दिया है and its radius from R to 2R, then the ratio of the radiant energy received on the earth to what it was previous will be. तो सेम चीज है, सिग्मा इज इक्वल सॉरी P इज इक्वल टू सिग्मा A T की पावर 4. ठीक है. इसको आप रेडियंट एनर्जी पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो, एनर्जी का रेट भी बोल सकते हो और पावर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो इन्होंने बोला कि टेम्परेचर को 2T कर दो और R को 2R कर दो. तो सिग्मा A की जगह पाई R स्क्वायर. अब इन्होंने एरिया भी बदल दिया है और T की पावर 4. तो यानी कि आपके पास जो पावर फर्स्ट है दिस इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड T की पावर 4. फर्स्ट हटा दो, फर्स्ट तो अभी हम लिखेंगे. ठीक है. पावर आपके पास किसके प्रोपोर्शनल है? R स्क्वायर एंड T की पावर 4. तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 बाय में P2 दिस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर T1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय में R2 स्क्वायर T2 की पावर 4. ठीक है. तो आपको नीचे R2 और T2 क्या दे रखे हैं? यस वेरी गुड, 64 टाइम्स आ जाएगा R1 स्क्वायर T1 4, नीचे आ जाएगा T को 2T कर दिया इन्होंने, यानी 2 ऑफ T1 का 4 और R को 2R कर दिया तो 2R का स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे R1 स्क्वायर T1 स्क्वायर ये सब तो चीज कैंसिल हो जाएगी, नीचे क्या बचेगा 1/4 और 16. ठीक है. तो पावर जो आपके पास बन रही है वो है P1 इंटू में
16 टाइम्स, नई जो पावर है, सॉरी 64 टाइम्स। समझ में आ गया? जब रेडियस भी Yes, आपको ma'am. दे दें, आपको रेडियस भी लेना है। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये कीजिए, 3 stars A, B, C have surface temperature TA, TB, TC respectively. Star A appears bluish, star B appears reddish, and star C appears yellowish. ठीक है, ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी आपको पता है कलर से आप लोग वेवलेंथ का आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, कैसे? विबग्योर, इधर आपके पास क्या हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो देख लो ABC, पहला स्टार ए ब्लूइश है, स्टार ए क्या है कलर, ब्लू। स्टार बी क्या है, रेड। स्टार सी क्या है, येलो। तो किसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, लैम्डा बी की है ना इन तीनों में। Yes. और सेकंड नंबर पे येलो की, और उसके बाद कौन सी है, ब्लू कलर वाली। ये आपके पास येलो कलर हो गया। No, D is the correct answer. यस, किसने दिया भाई, ए। तो आपको पता है वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर का केस उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा TA, फिर आपके पास TC, और फिर आपके पास TB। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, हाँ ma'am. जी, यस। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बताओ जरा। बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 50 in 5 minutes. Calculate the time it takes to cool from 60 to 30. The temperature of the surrounding is 20. कौन सा टॉपिक लग रहा है? Newton's law of cooling है। यस, यस। तो आपने फॉर्मूला किया था कौन सा, Ti minus TF by delta T, this is equal to K, Ti प्लस में TF by में 2 माइनस में TS, में सार्वत्रिक टेम्परेचर। यस TS। तो दो केसेस दे रखे हैं, बताओ जरा, देखते हैं आप मेरे से पहले निकालोगे या मैं निकालती हूँ। कंपटीशन स्टार्ट करते हैं जरा। Ti 80 माइनस में 50 बाय में 5 मिनट्स, K 80 प्लस में 50 बाय में 2 माइनस में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 20। सेकेंड केस क्या है, 60 से 30 और डिवाइड बाय T, दिस इज इक्वल टू K 60 प्लस में 30 डिवाइडेड बाय में 2 माइनस में 20। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 80 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 30/5 और 30/T। दिस इज इक्वल टू K से K कैंसिल हो जाएगा, मैं यही डिवाइड कर रही हूँ इसको। 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 130 माइनस में 20। 60 प्लस 30 90 बाय में 2 माइनस में 20। ठीक है, ये हो जाएगा 30/5 इंटू में T/30। दिस इज इक्वल टू 65 माइनस 20 यानी 45 एंड 90/2, 45 माइनस 20 25। तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, T/5 45/25, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 9 जा। तो विनर तो मैं ही हो गई है। तो किसी का निकला कि नहीं? हाँ जी, आवाज आ रही है बच्चों? नहीं, नहीं निकला? 9 मिनट्स आ रहा आंसर। यस मैम, आ गया। आ गया, मैम बाकी जल्दी किसी का बताएं। आया भाई? हम आ गया। आ गया। तो आपको याद आ गया एक्सप्रेशन क्या है, न्यूटन कूलिंग में कौन सा यूज करना है? यस मैम। हाँ जी विशाल, बोलो बेटा। के की वैल्यू निकाल के फिर रख सकते हैं ना। हाँ वो मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। मैम एक बार समझा दो मैम, मेरा नेट चले जाता था, मैं बंद हो गया था। अच्छा, कल कल कब हुआ था ये क्लास अपनी जिसमें मैंने आपको कराया था ये? देखो बेटा, जब भी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वहां पर आपके पास रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी हम लोग एक एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं, Ti प्लस TF बाय में 2। ठीक है, तो अभी हमारे दो केसेस बनते हैं। बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 से 50 in 5 minutes. Calculate the time it takes to cool from 60 to 30 and the temperature of surrounding is 20. ये जो TS गिवन है ये आपके पास सराउंडिंग का टेम्परेचर, T इनिशियल जो बॉडी जैसे आपके पास 80 से 50 जा रही है तो T इनिशियल कितना हो गया 80, T फाइनल कितना हो गया 50, कितने टाइम पे जा रही है वो डेल्टा T 5 मिनट्स हो गया। तो TI TF TS और ये सब पुट कर लेते हैं। K गिवन नहीं है हमको इस क्वेश्चन में, तो केस 1 हमने लगा लिया, 80 से 50 गया,
5 मिनट में। तो हमने पुट कर लिया इस फॉर्मूले में TI TF और टाइम 5 मिनट पुट कर लिया और TS हमने 20 पुट कर लिया। सेकेंड केस 60 से जब 30 जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा वो नहीं पता, तो 60 माइनस 30 बाई टी पुट कर लिया, दिस इज इक्वल टू के। TI यहाँ पे 60 है, ये 30 हो जाएगा, यस 9 मिनट इज राइट आंसर। 60 प्लस 30 बाई 2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS, इस फॉर्मूले में ही पुट किया और कुछ नहीं है। फिर इसको आप मैं तो क्या करती हूँ, इसको डिवाइड कर लेती हूँ, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे 80 माइनस 50 30 बाई 5, नीचे आ जाएगा 30 बाई टी। इसको करोगे आप 130 बाई 2 माइनस 20 या 90 बाई 2 माइनस 20। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरी चीज 45 बनेगी, इधर वाली चीज 25 बनेगी, और ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने रेसिप्रोकल करके उल्टा करके काट के टी की वैल्यू निकाल दी 9 मिनट। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आपके पास जब भी ऐसे दो केसेस दिए हो टाइम निकालने को बोले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा यूज करना है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, वो आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो सबसे पहले एक मेटल बॉल है 0.1 kg जो कि हीटेड है अप टू 500 डिग्री सेल्सियस, और उसको ड्रॉप किया गया है एक वेसल के अंदर। वेसल का हीट कैपेसिटी गिवन है। हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय में मास। ये आपको गिवन है कितनी? 800 इसकी वेसल की। ठीक है, उसके बाद इस वेसल में कितना वाटर है? 0.5 kg। इनिशियल टेम्परेचर वाटर का और वेसल का सेम है 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर? सबसे पहली बात, वाटर का टेम्परेचर बदलेगा क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस का एक मेटल बॉल उसके अंदर ड्रॉप किया गया है और वाटर का टेम्परेचर अभी 30 है। तो मेटल बॉल कुछ हीट लूज करेगा और वाटर और वेसल दोनों कुछ ना कुछ हीट को गेन करेंगे। तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है ये बताओ सबसे पहले? कैलोरीमीटर। यस, तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। मान लीजिए जो परसेंट आपके पास जो वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ के कुछ आता है, मान लीजिए थीटा आता है, तो इन्होंने पूछा कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट है टेम्परेचर में। तो उसका जो पहले टेम्परेचर था 30, यानी जो अब बढ़ के आएगा, बढ़ेगा ना टेम्परेचर क्योंकि एक गर्म बॉल उसमें डाली गई है, तो अब 30 से ज्यादा होगा। तो हो गया मान लो थीटा, थीटा माइनस 30 डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल टेम्परेचर इनटू में 100। तो आपको बेसिकली ये थीटा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल क्या था? हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक है, तो हीट लॉस कौन कर रहा है? बॉल कर रही है। मैंने आपको बॉल कर रही है, जो मेटल की बॉल है, ये मेटल बॉल है जिसका मास 0.1 kg है और इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है। जिस वेसल में ड्रॉप किया गया है, एक ये वेसल लगा लो इधर, और ये वाटर, कितना वाटर है? 0.5 kg वाटर है। इसका इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। वेसल का मास नहीं गिवन है, स्पेसिफिक हीट नहीं गिवन है, हीट कैपेसिटी गिवन है, यानी S इंटू में M गिवन है, कैपिटल S, और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 30। जैसे ही मेटल बॉल वाटर में गिरेगा वो हीट लूज करेगा, उसकी हीट दो जगह जाएगी, एक तो वाटर ले लेगा, एक इस वेसल का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था जब फेज चेंज होता है तो फॉर्मूला हीट एब्जॉर्ब के लिए Mn यूज करते हैं, और जब टेम्परेचर का बदलाव हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हीट एब्जॉर्ब या रिलीज के लिए? SM डेल्टा टी। यस, MS डेल्टा टी, SM डेल्टा टी। तो सबसे पहले आ जाओ मेटल बॉल के ऊपर। मेटल बॉल ने कितना हीट लूज किया? जितना उसका मास है 0.1, इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल बॉल चाहिए मुझे, क्या क्वेश्चन में गिवन है? ये रहा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड मेटल। वाटर का 4200 है, मेटल का 400 है, गिवन है भाई। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा? मान लीजिए बाद में जब वो टेम्परेचर, एक ने लूज किया एक ने गेन किया, फाइनल टेम्परेचर कितना बन रहा है? कैपिटल टी। ये मानो ये बन रहा है फाइनल टेम्परेचर। तो मेटल बॉल का कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है? 500 माइनस टी, सही बात है या नहीं? 500 से कुछ कम हो गया होगा ना। वो एक गर्म मेटल बॉल है, उसने टेम्परेचर उसका कम होगा या ज्यादा होगा बेटा जब वो पानी में जाएगी, 30 डिग्री सेल्सियस के वाटर में जाएगी? कम होगा। कम होगा। कम होगा। तो हम लोग यहाँ नेट चेंज इन टेम्परेचर कितना लिखेंगे? 500 माइनस में टी। ये तो होगी आपका एक पार्ट। दूसरा, वाटर का हीट बढ़ेगा, उसके लिए वो कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है?
ms डेल्टा टी। तो मास कितना वाटर का 0.5, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200, और चेंज इन टेम्परेचर कितना लिखूं? वाटर का 30 है और अब फाइनल टी हो रहा है, क्या लिखूं? 30 माइनस 30 - T। देखो 30 से तो कुछ बढ़ेगा ही ना, उसने T - गेन T। करा हीट को, तो T माइनस 30। ठीक है। और दूसरी जो हीट यूज कर रहा है वो वेसल, वेसल भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, वही ms डेल्टा टी फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मास और स्पेसिफिक हीट नहीं गिवन है वेसल के लिए, पर मास इनटू स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी गिवन है, तो सीधा 800 लिख दोगे ms की जगह पे, और डेल्टा टी सेम T माइनस में 30। ठीक है, उसका टेम्परेचर भी इनिशियली 30 था, फाइनल जो आपके पास टेम्परेचर है वो T है, तो T माइनस 30 उसका चेंज इन टेम्परेचर हो गया। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और T की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन बनानी आ गई सबको? ये बताओ सबसे पहले, किसी को नहीं समझ में आया हो तो अभी भी बता दो मेरे को। मैम एक बार और बता दीजिए। हाँ जी, आपके कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल ये था बच्चों कि मान लीजिए मैंने आइस को वाटर में मिक्स किया, तो आइस मेल्ट होगी, आइस ठंडी थी, उसका टेम्परेचर कम था, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया और वाटर ने हीट को लूज किया था। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए थे, वहां हमारे स्टेट का चेंज था। जब स्टेट चेंज होती है तो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज, हम लोग लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वहां पे हम लोग पहले आइस को पानी बनाते हैं, फिर पानी का जो टेम्परेचर बढ़ के आएगा मिक्स होके वो निकालते थे। यहाँ सीधा ही है, अभी एक मेटल बॉल है उसको वाटर में ड्रॉप किया है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक मेटल बॉल है उसको पानी में ड्रॉप किया है। मेटल बॉल का 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पानी का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जिस वेसल में ड्रॉप किया गया है उस वेसल का टेम्परेचर भी 30 है, यानी हमें यहाँ वेसल भी कंसिडर करना पड़ेगा। फाइनली जब एक मिक्स होके टेम्परेचर बनेगा वही वाटर का होएगा, वही मेटल बॉल का आएगा टी, और वही आपके पास क्या आ जाएगा? वेसल का। ठीक है, तो मेटल बॉल कुछ ना कुछ हीट को लूज करेगी तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। वाटर कुछ ना कुछ हीट को गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और वेसल का भी 30 से कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि एक 500 डिग्री सेल्सियस की बॉल आ रही है तो उससे हीट वाटर और वेसल दोनों को मिलेगी। तो जब टेम्परेचर का इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम लोग हीट एब्जॉर्ब रिलीज फॉर्मूले से निकालते हैं, ms डेल्टा टी। तो सबसे पहले मैंने हीट लॉस निकाल ली मेटल बॉल के लिए, मेटल बॉल के लिए हीट लॉस निकाल ली m 0.1, स्पेसिफिक हीट मेटल बॉल का दे रखा है 400, और डेल्टा टी दे रखा है कितना है डेल्टा टी? 500 माइनस में टी। हीट गेन कौन कर रहा है? वाटर। वाटर का मास कितना है? 0.5, वाटर का टेम्परेचर 30, अभी उसका बाद में टेम्परेचर बढ़ के कितना हो रहा है? टी, तो टी माइनस 30 उसका चेंज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है 4200। प्लस में वेसल ने भी क्या करा है? हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो मास और स्पेसिफिक हीट वेसल का गिवन नहीं था। ये देखो यहाँ पर कितना दे रखा है कि हीट कैपेसिटी कितनी है वेसल की? 800, यानी उसका मास इनटू में उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो गिवन है। तो हम सीधा ms की जगह 800 और डेल्टा की t की जगह क्या पुट कर देंगे? इसका t माइनस में 30 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू मैं बता देती हूँ, आप सोल्यूशन करके देखना घर पे, थोड़ा सा लेंदी है ये। 36.4 डिग्री सेल्सियस आएगा। टेम्परेचर तो आ गया, पूछा क्या है? परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। पहले उसका 30 था, अभी 36.4 हो रहा है। 36.4 माइनस 30 डिवाइडेड बाय में 30 इंटू में, हाँ जी 20%, लगभग वैसे 21.3 समथिंग आएगा, तो इसको इक्विवेलेंट आप लिखोगे 20% के, ये वैसे 21.3 आएगा, आई थिंक 21.3 आएगा। मैम मेरा टी आ रहा है कितना आ रहा है? 30.4। 30.4, ये टेम्परेचर नहीं 36.4 आएगा बेटा, दोबारा कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक होगा, आंसर डी होना चाहिए 20%। एग्जैक्ट 20 नहीं आएगा, उसके पास आएगा, तो जो बिल्कुल क्लोज उसके ऑप्शन है वो 20% रहेगा। इसको निकाल के देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इससे कैलोरीमीटर के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे आपके। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं? आपको बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये जो इक्वेशन बनती है ना, अगर आपको ये समझ में आ गई तो टेम्परेचर भी निकाल लोगे, फिर उसके बाद चाहे आप कितना इंक्रीमेंट कितना परसेंटेज वो तो निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है, 36.4 आना चाहिए वैसे। दोबारा करके देखिएगा, नहीं आए समझ में तो मुझे बताइएगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। ये बताइए, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी with a radius of 12 centimeter radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were halved and the temperature doubled, the power radiated in watt. मैम आ गया। आगे आंसर पीछे Yes, वाले ma'am. का 38.4 है। आंसर आएगा। मैम उसका आ रहा है 36.4 उसका टेम्परेचर है और उसकी डेल्टा टी अपॉन टी है 21.3। हाँ जी, percent. लगभग इतना ही आएगा। वेरी गुड, विशाल है ना ये, बहुत अच्छे बेटा, यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैलोरीमीटर सही हो गया आपका। निकालो जितने क्वेश्चन, अभी अगले टेस्ट में फुल मार्क्स चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बहुत अच्छे अगर आपने निकाल लिया है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है इसमें, और आपने आईआईटी मेंस 2019 का क्वेश्चन सॉल्व किया है बेसिकली, बता देती हूँ मैं हमको, ठीक है। कई बार बच्चे डर जाते हैं, आईआईटी का क्वेश्चन है, लेकिन देखो आपको कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, यही लग रहा है या नहीं लग रहा। बस वो थोड़ा सा आपके Yes. पास वेसल का कॉन्सेप्ट इसमें और ऐड कर दिया, तो हीट जो है मेटल बॉल से वाटर के पास भी जाएगी और वेसल के पास भी जाएगी, ठीक है। तो जब टेम्परेचर का चेंज होता है तो एमएस डेल्टा टी लेते हैं। फिर से रिवाइज करा रही हूँ, जब फेज चेंज होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है एमएल। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो -10 से 0 जाओगे तब तो एमएस डेल्टा टी फॉर्मूला लगाओगे। फिर 0 पे आइस जितने भी ग्राम की है वो सारी वाटर में बदलेगी, वहां लगेगा एमएल, जो उसका मास है इनटू में जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है। उसके बाद जब वो वाटर बन जाएगा, फिर जो ये मिक्सचर का टेम्परेचर है, मान लो मिक्स हो गए, जो सारा टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेल्सियस आता है, उसमें फिर 0 से 20 जाओगे। रिवाइज करा रही हूँ आइस वाला केस, ठीक है। क्लियर है सबको, ज्यादा तो नहीं हो गया। आवाज आ रही है बच्चों। यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए जिसका देखो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, कैलकुलेशन की बात रह गई है, वो आप एक बार खुद करके देखिएगा। नहीं आए तो मेरा ऑफिशियल नंबर है, एक एक स्टेप बाय स्टेप करा दूंगी, लेकिन करके जरूर देखना, ठीक है। चलिए, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विद रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर रेडिएट्स 450 वॉट पावर एट 500 के। इफ द रेडियस वर हाफ एंड द टेम्परेचर डबल, द पावर रेडिएटेड इन वॉट कितना होगा। तो पावर हमें पता है कितना है, सिग्मा ए टी की पावर 4। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास ये पावर 1 मान लो, और पावर 2 निकालनी है आपको, सिग्मा A2 T2 की पावर 4 कर लो। ये A1 हो गया, ये T1 हो गया, तो पावर 1 बाय पावर 2 कर लो, कितना हो जाएगा, A1 T1 की पावर 4 बाय में A2 T2 की पावर 4, ठीक है। क्योंकि एरिया अलग है, रेडियस अलग है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर कर लो, पाई से पाई कट जाएगा, T1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय में R2 स्क्वायर T2 की पावर 4। क्या क्या रखूं R2 और T2 को, बताओ मेरे को। R2 और T2 को क्या रखूं, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, वो 450 वॉट की पावर 500 केल्विन पे दे रही है। अगर रेडियस को आधा कर दूं और टेम्परेचर को डबल कर दूं, तो पावर रेडिएटेड इन वॉट कितना होगा। R2 और R2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R1/2। यस बिल्कुल, आपके पास R1 स्क्वायर T1 की पावर 4, R2 हो जाएगा R1/2 का स्क्वायर, T2 हो जाएगा, डबल हो रहा है क्या, 2T1 की पावर 4, ठीक है। तो आपके पास R1 स्क्वायर और T1 की पावर 4 तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4, 4 ऊपर आ जाएगा, और ये आएगा 2 2 4 2 8 2 16, 4 1 4, ठीक है। तो बेसिकली पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू पावर 2। बताओ जरा फटाफट आंसर कितना आएगा, 450 इंटू में 4, यस टी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन डालने का मतलब ये था कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हाफ करेंगे, 6 करेंगे, इसको डबल करेंगे, 1000 केल्विन करेंगे, फिर solve करेंगे, ठीक है। जहां डबल और हाफ चीजें हो रही है, पहले उनको वैसे ही सिंप्लीफाई करके देखो,
ठीक है, और उसके बाद जो बच गई चीज है उसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। मैम एक बार रिपीट कर दो। क्या चीज बेटा? यहाँ पे बेटा मैम मैंने ये आपको क्या बताया, अभी देखो क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी कि रेडियस 12 सेंटीमीटर है और 450 वॉट पावर है और 500 केल्विन टेम्परेचर। अगर रेडियस को हाफ कर दिया, टेम्परेचर को डबल कर दिया, तो आप कर दो ये भी सकते हो ना कि R1 जो इनकी वैल्यू पुट कर दो। जैसे पहले आपने पुट कर दी 12, यहाँ पुट कर दिया आपने 500, और यहाँ 12 का आधा कर रहे हो 6 का स्क्वायर, और फिर 500 का डबल कर रहे हो यानी 1000 का पावर 4। तो दैट विल मेक योर कैलकुलेशन लेंथियर। ठीक है, हमको क्या अप्रोच भी ठीक रखना है कि जहां डबल हाफ हो रहा है, मुझे पता है भाई हाफ होएगी, तो मैंने R1 का हाफ कर, R2 को R1 का हाफ करके लिख लिया डायरेक्ट। टेम्परेचर डबल हो रहा है, ट्वाइस ऑफ T1, फिर जो कुछ बचेगा कट कटा के फिर मैंने वो पुट कर दिया, तो आपकी कैलकुलेशन इजी होगी। क्वेश्चन आपका 30 सेकेंड का ही है ये, पर कैलकुलेशन अगर ज्यादा करोगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा अप्रोच जो है, कहाँ यस हम लोग चीजों को शॉर्ट कर सकते हैं, वो भी जरूरी है। चले आगे, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। बोलो, न्यूटन्स थोड़ा लॉ बहुत नेटवर्क की जोर से इसलिए क्लास के बीच में तो वो समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? बताओ बताओ, क्या नहीं आ रहा बेटा? समझ में नहीं आया मुझे। मैंने कहा कि मैम जैसे कि मेरे थोड़े दिन से नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे तो मैं क्लास नहीं ले पाया ना, तो उसकी वजह से थोड़े थोड़े जो आप पढ़ा रहे अच्छा हो अच्छा, समझ नहीं कोई आ बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी आपकी ये रिकॉर्डेड वीडियो जो आज वाली है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो कोई डाउट्स हो तो देख लेना। कोशिश करूंगी, क्योंकि देखो कल परसों और तरसों ऑफ है अवंती का, तो मैं देखती हूँ अपनी तरफ से मैं कब आपको भेज पाऊंगी, कल तक भेजती हूँ। ठीक है, रहा। ओके मैम, थैंक यू। चलिए। बॉडी cools from a temperature of 3T to 2T in 10 minutes. The room temperature is T. Assuming the Newton's law of cooling is applicable, the temperature of body at the end of the next 10 minutes will be. देखो क्या बोला इन्होंने, आपका फॉर्मूला तो वही है ऑब्वियसली, टी आई माइनस टी एफ बाय में डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू के इंटू में टी आई प्लस में टी एफ बाय में 2 माइनस में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो पहला केस क्या है, 3T से 2T गया 10 मिनट में। ठीक है, 3T माइनस 2T बाय में 10, दिस इज इक्वल टू के कितना है, गिवन नहीं है। नेक्स्ट 10 सेकंड से तो उसके लिए 20 लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, वही मैं आपको बता रही हूँ, यही चीज समझनी है। देखो 3T प्लस में 2T बाय में 2 माइनस में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग T गिवन है। अभी ये बोल रहा है कि फॉर नेक्स्ट 10 मिनट टेम्परेचर कितना फॉल कर जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर मुझे नेक्स्ट 10 मिनट के लिए पता है क्या, 2T, 2T से ही तो आगे जाएगा ना अब, तो 2T माइनस एक्स कर लो डिवाइडेड बाय में 10 मिनट्स इंटू के इज इक्वल टू के 2T प्लस में एक्स डिवाइडेड बाय में 2 माइनस में T। इसको सॉल्व कीजिए, डिवाइड कर लेते हैं यहीं पे, 10 से 10 तो कैंसिल ही हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 3T माइनस 2T कितना हो जाएगा, T डिवाइडेड बाय 2T माइनस में x, और ये कितना हो जाएगा 5T बाय 2 माइनस T, कितना हो जाएगा 5T माइनस 2T बाय 2, 3T बाय 2। यस वेरी गुड हैप्पी, 3 बाय 2T, बहुत अच्छे बेटा। यहाँ आ जाएगा कितना 2T प्लस में x माइनस 2T बाय 2, मैंने एलसीएम ले लिया तो 2T से 2T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस T से ये T कैंसिल, कितना हो गया 2T माइनस में x, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3 और ये आएगा x, तो ये आएगा 6T माइनस में 3x, दिस इज इक्वल टू x। तो 6T इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 6T बाय में 4, 2 2 4, 2 3 6, तो A इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? हाँ जी, यस मैम मैम। एक बार और बता दो। अच्छा एक बार और बताऊं, देखो फॉर्मूले में पुट किया और कुछ नहीं किया। जो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर उन्होंने बोला कि अगले 10 मिनट में कितना फॉल करेगा। पहले 10 मिनट की कहानी तो 3T से 2T चला गया, अब 2T से कितना जाएगा वो मुझे नहीं पता। तो मेरा पहला टेम्परेचर 2T हो गया, दूसरा मैंने x मान लिया, डिवाइडेड बाय में मैंने 10 कर लिया, अगले 10 मिनट की बात कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू k इंटू में 2T प्लस एक्स बाय में 2 माइनस में t। तो इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, इधर तो 3T माइनस 2T था तो t रह गया, और नीचे 2T माइनस एक्स का ये आ गया, ये हो जाएगा 5T बाई 2 माइनस में t, एलसीएम लोगे 2 और सॉल्व करोगे तो 3T बाई 2 बचेगा, और नीचे फिर एलसीएम ले लिया 2, 2T प्लस एक्स माइनस में 2T
बाय में 2, तो ये सब कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस t से ये t कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू आ गई 3t बाय में 2। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए। जंक्शन टेम्परेचर का एक न्यूमेरिकल कराया था आप लोगों को, याद है? एक जंक्शन ma'am. टेम्परेचर निकालना याद है किसी को? 2 रोड्स हैं, फर्स्ट इज कॉपर एंड सेकेंड इज स्टील। पहली कॉपर है, दूसरी स्टील, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एक दूसरे को जोड़ दिया है इसमें, दोनों का ए रहेगा, लेंथ भी सेम है दोनों का। मैं एनसीईआरटी का है ना? पता नहीं बेटा एनसीईआरटी का है या नहीं, आज ही मैंने सर्च करके ऐड किया था क्वेश्चन। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर कितनी गिवन है? 385। और इसका कितना गिवन है? ये K1 गिवन है आपको, ये मान लो K1 है इसमें और ये K2, दोनों मटेरियल अलग अलग है ना, और K2 कितना है? 50। द फ्री एंड्स ऑफ कॉपर एंड स्टील आर हेल्ड एट 100 एंड 0, ये 100 पे है और ये 0 पे है। द टेम्परेचर एट द जंक्शन इज नियरली, यहाँ बताना है कितना है। सबसे पहले बताओ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन है? सीरीज है। सीरीज आएगा वो सारा इसमें फ्लो करेगा। ये 100 पे मेंटेन्ड है एक, और ये 0 पे, तो स्टेडी स्टेट मेंटेन्ड है, ठीक है आपके पास। तो यहाँ से हीट करंट जा रहा है, ओके। तो H1 इक्वल्स टू H2, जितना हीट करंट इसमें से जाएगा उतना इसमें से जाएगा, दिस इज इक्वल टू H भी कह सकते हो। हमें चाहिए बस इतना ही पार्ट, H1 इक्वल्स टू H2। H की वैल्यू याद है किसी को? क्या फॉर्मूला था? डेल्टा टी बाय के, वो आर। डेल्टा टी बाय में N, ठीक है। तो आपके पास H1, K1 की वैल्यू 385, A आप सेम ले लो एक बार, गिवन नहीं है। डेल्टा T कितना लिखूं? इसको मान लो थीटा, जंक्शन का टेम्परेचर कितना है? थीटा। कितना लिखूं डेल्टा टी? थीटा माइनस 100 लिखूं या 100 माइनस थीटा लिखूं? यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट 100 माइनस थीटा। से हीट फ्लो कर रहा है, तो 100 माइनस में थीटा डिवाइडेड बाय में लेंथ L, दिस इज इक्वल टू K2 50, एरिया A, डेल्टा टी क्या लिखूं अब बताओ? डिवाइडेड बाय में L, डेल्टा थीटा माइनस 0। यस, थीटा माइनस में 0, वेरी गुड। L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, ठीक है। 385 माइनस, सॉरी इंटू 100 कर लो, 385 माइनस 385 थीटा, दिस इज इक्वल टू 50 थीटा। तो 385 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 385 प्लस 50 कितना हो जाएगा? सॉल्व कीजिए, थीटा की वैल्यू 35। 4 390। कितना आया बताइए बच्चों, निकाल रहे हो या नहीं? 435। यस, 41। 38500, तो थीटा कितना हो जाएगा? 38500 बाय में 435। डिवाइड करो जरा, एक वैल्यू से ही पता लग जाएगा क्योंकि 1578 है, ठीक है। डिवाइड करके बताओ किस पे जा रहा है। मैम 88। यस, 88.5 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? जंक्शन टेम्परेचर निकाल लोगे हम? यस मैम। चले आगे। मैम जंक्शन का मतलब है कि वो दोनों सीरीज में जुड़ी हुई हैं। जंक्शन मतलब जहां वो जुड़ी हुई है, जंक्शन मतलब यही होता है जहां पर वो अटैच्ड है, ठीक है, उस जगह का निकालना आपको टेम्परेचर, ठीक है। सीरीज में तो आपको यहां से पता लगेगा कि सेम लेंथ की है, सेम क्रॉस सेक्शन की है, एंड टू एंड जोड़ी है, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि वो सीरीज है। फिर वो जहां जुड़ी है उसको आप बोल रहे हो जंक्शन टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, एक टॉपिक बताना रह गया था, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, किसी ने पढ़ा हुआ है? नो मैम। हाँ जी, नोट्स में से पढ़ा था। अच्छा अच्छा, मैंने दिया था आपको, यस मैम। ठीक है। तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा सुन लो ध्यान से। दो स्ट्रिप्स को, दो मेटल की स्ट्रिप्स को कंबाइन किया जाता है और दोनों मेटल की स्ट्रिप्स का जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मान लीजिए आपके पास थर्मल कॉफिशिएंट जो है, लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट अल्फा
2 है और इसका मान लीजिए अल्फा 1 है, ठीक है, अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1 है। और इसको अगर मैं हीट कर रही हूँ, अब हीट जब मैं करूंगी क्या होगा, ये अपनी शेप बदलेगा, क्या होगा, एक तो कम खिंच पाता है और एक ज्यादा खिंच रहा है हीट मिलने पे, तो क्या होगा, ये इस तरीके से एक आर्क शेप बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको नीट में कहीं पे पूछ सकते हैं कि इसका रेडियस बताओ कितना होगा, ठीक है। ये थिकनेस को हम लोग ले लेते हैं डी। रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग अप्लाई कर सको। रेडियस होता है बेटा डी, ये जो थिकनेस है स्ट्रिप की, जनरली सेंटर टू सेंटर ली जाती है, ये स्ट्रिप के सेंटर से इस स्ट्रिप के सेंटर तक, ठीक है। तो डी वाई में कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी एंड अल्फा 2 माइनस में अल्फा 1, ये जो कोफिशिएंट का डिफरेंस है ये लेना। तो क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी बन सकता है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके दो केस हैं, अगर आप हीट करते हो, जैसे ये आपके पास मेटल स्ट्रिप है और अल्फा 2 यहाँ लिखा है मैंने, अल्फा 1 यहाँ लिखा है, एंड अल्फा 2 बड़ा है अल्फा 1 से, अगर मैं हीट करती हूँ तो पहला केस तो हो गया ये वाला। और अगर मैं इसको कूल डाउन करती हूँ, इसी सेम स्ट्रिप को अगर मैं कूल डाउन कर रही हूँ तो ये ऐसे होती है, इस तरीके से। यानी कि जो अल्फा बड़ा है हीटिंग में वो ऊपर की तरफ यहां लाई कर रहा है, जिसका शेप ज्यादा, मतलब जो ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, और कूलिंग में यही अल्फा 2 जो है ये ऐसे नीचे की तरफ हो जाता है। मतलब आपके पास अगर आप इसको ऐसे करोगे, अगर इसी वाली को मैं यहां बना रही हूं, क्या हो जाएगा, ये अल्फा 2 वाला मटेरियल नीचे है, ये है कूलिंग का केस और ये है हीटिंग का केस। समझ में आई बात, क्लियर है सबको। अल्फा 2 अल्फा 1 से बड़ा है, हीट कर रहे हो तो आपके पास एक्सपेंशन हो रहा है, जो ज्यादा कोफिशिएंट है जिसका, उसका एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है। और जब आप कूल कर रहे हो तो आपके पास जो दूसरे वाला मटेरियल है उसका एक्सपेंशन ज्यादा है। क्लियर हो गया, ऐसे याद रखो आप। हीटिंग के केस में अल्फा जो जिसका अल्फा बड़ा है वो ऊपर की तरफ है, कूलिंग के केस में जिसका अल्फा छोटा है वो ये ऐसे नीचे की तरफ है, मतलब इसका कम एक्सपेंशन है। समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। दोबारा बता देती हूँ बेटा, यही स्ट्रिप, सेम स्ट्रिप को अगर मैं हीट कर रही हूँ तो जिसका अल्फा 2 बड़ा है, देखो ये वाली शेप ले रहा है अल्फा 2 जिसका बड़ा है, एक तो ये है, एक नीचे से अगर देखो तो ये है, तो जिसका ज्यादा लेंथ है, ठीक है, जिसका ज्यादा लेंथ है आपके पास वो वाला आपके पास अल्फा 2 है। और हीटिंग के केस में वो आपके पास ये ऊपर की तरफ हो गया। कूलिंग के केस में क्या हो जाएगा, जिसका अल्फा ज्यादा है वो आपके पास ये नीचे नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ। और जिसका अल्फा कम है वो आपके पास ये ऊपर ज्यादा वाली लेंथ ले रहा होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसी को ऊपर नीचे बना लो, ठीक है। इसका अल्फा 2 ज्यादा है अल्फा 1 से, हीटिंग किया तो ये बना और कूलिंग किया तो ये बना। फिर आप इसको घुमा के भी समझ सकते हो कि अच्छा इसका मतलब ये इधर आएगा। क्लियर है? ठीक है। यस मैम। एक और आपका टॉपिक रहता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। जो आपके पास क्लॉक्स जिनमें पेंडुलम्स लगे होते हैं उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/G। वो उस पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है। मान लो आपके पास कोई एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, क्लॉक है, और आपके पास उसमें पेंडुलम लगा हो, तो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है 2π√L/G। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इस मटेरियल का एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, बताओ? होगा। होगा। अगर इसका एक्सपेंशन होगा तो इसका टाइम पीरियड के साथ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वो तो इसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा था। तो जनरली इसका जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट हो जिसका कम हो, वो लिया जाता है ताकि टाइम में ज्यादा बदलाव नहीं हो। लेकिन जो चेंज होता है वो देख लेते हैं कितना होता है, 2π√L/G। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। इनिशियली मान लीजिए टी टाइम पीरियड है, बाद में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी प्लस में 1/2 अल्फा टी डेल्टा थीटा। ये आपके पास नया टाइम पीरियड रहेगा। मेरे ख्याल से तो यही था, मैं एक बार चेक कर देती हूँ। हाफ टी अल्फा डेल्टा थीटा, यस।
ठीक है, ये जो होता है बेटा, ये टी डैश माइनस में टी, दिस इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि टी हम टाइम में ले रहे हैं हम लोग, तो कंफ्यूजन नहीं हो, तो डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, टी इज टाइम, अल्फा इज इट्स लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसको हम लोग डेल्टा टी पुट कर सकते हैं, हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा। ठीक है, इसको हम लोग लॉस इन टाइम भी बोलते हैं, लॉस इन टाइम। लॉस इन टाइम क्यों बोलते हैं? मान लीजिए वो पेंडुलम एक ऑसिलेशन 5 सेकंड में करता है, अभी वही पेंडुलम लेंथ बढ़ने की वजह से अब टाइम पीरियड बढ़ रहा है, तो सेम ऑसिलेशन अब वो 10 सेकंड में कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। समझ में आया? तो आपका तो लॉस हुआ ना टाइम का, आपको जाना था 5 बजे और अभी वो दिखा रहा है 4:30 बजे, तो जो लॉस हुआ बेटा वो आपके पास हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा है। क्लियर हो गया सबको? मैम आपने टी डैश की Yes, ma'am. वैल्यू कहाँ से निकाली? हाँ जी, टी डैश की वैल्यू कहाँ से निकाली? टी डैश बेटा ये पूरा डेरिवेशन होता है, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखें। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर एल की जगह आ जाएगा क्या, अब जो नई लेंथ हो जाएगी वो एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। जो आप करते थे ना, चेंज इन लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर, फिर इसमें हम एल कॉमन लेते हैं और वो सारा पूरा डेरिवेशन है इसका। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि आपके पास जो टाइम का लॉस हो रहा है वो आप निकालोगे ये, और नया जो टाइम पीरियड है, देखो पहले वाले में अभी ये स्लो है, घड़ी स्लो हो गई है, तो अभी पहले वाले में जो टाइम का लॉस है वो आपने ऐड किया, तो वो नया टाइम पीरियड आ रहा है। समझ में आया? कहने का मतलब अभी आपको जाना था, ठीक है, आपको जाना है 5 बजे, ठीक है, लेकिन अभी 5 बज गए हैं, आपको जाना था 5 बजे, लेकिन आपकी घड़ी 4:30 दिखा रही है। समझ में आया? मतलब लेट कर रही है, वो स्लो डाउन हो गई है। क्लियर हुई? तो लॉस इन टाइम कर रही है वो, आपका आधे घंटे का नुकसान कर रही है। वो नुकसान क्या है? लॉस इन टाइम, हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा। तो ओरिजिनल टाइम में आप ये पुट करते हैं तो ये नया टाइम पीरियड बनता है, क्योंकि अब वो स्लो हो गई, वो एक ऑसिलेशन के लिए 5 सेकेंड लेती थी, अभी एक ऑसिलेशन के लिए वो 10 सेकेंड ले रही है। तो 5 सेकेंड वाला जो टाइम पीरियड ये हो गया, और जो उसमें बदलाव हुआ, जो उसमें गड़बड़ हुई है, जो करेक्शन हमको करनी है टाइम में, वो हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा। नया टाइम ये बनेगा। ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं, ये बताओ? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, नहीं इसको आप ऐसे निकाल, मैं आपको डेरिवेशन शेयर कर दूंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आप चेक कर लेना, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेरिवेशन, वो आप देख लेना। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक ऑसिलेशन में अगर 5 सेकेंड लगते हैं, अगर वो टाइम सही बता रही है, तो अब एक ऑसिलेशन में 10 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो पहले वाला टाइम पीरियड जो था, और जो हमारे पास उसका मतलब जो बढ़ के आएगा, मतलब जो वैल्यू जिसकी वजह जितना वो गलत है, हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा होगी। तो अब ये जो गलत वाला है प्लस में ओरिजिनल टाइम पीरियड, ये आपके पास नया टाइम पीरियड हो गया। तो एक्चुअली में जो लॉस इन टाइम है, उस टी डैश माइनस टी को हम क्या बोलते हैं? लॉस इन टाइम, क्योंकि वो आपको लेट कर रही है, आपका टाइम का नुकसान कर रही है। अगर आपके पास केस उल्टा हो जाए कि आप जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये फास्ट फास्ट चलेगी। अब फास्ट फास्ट चलेगी तो आपके पास यही चीज जो है ये गेन इन टाइम हो जाएगा। अब आपको क्या है कि अब आपके पास टाइम बचेगा, आपको लग रहा है 15 मिनट और है मेरे पास, तो मैं आराम कर लेता हूँ, लेकिन आपके पास नहीं है। ठीक है, गलत बता रहा हूँ। तो आपके पास गेन इन टाइम का भी यही रहेगा और लॉस इन टाइम का भी यही रहेगा। दूसरा इस पे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, टी टाइम पीरियड के अंदर जो लॉस हुआ है वो कितना है? हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा। 1 सेकेंड में कितना होएगा? डिवाइड कर दो इसको टी से, और टी सेकेंड में कितना होएगा? इसको टी से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आया? इसको ऐसे लिखो, फॉर आप ऐसे लिखोगे कि टी सेकेंड टाइम के अंदर कितना लॉस होगा? डेल्टा टी बाय ओरिजिनल टाइम इंटू में टी। ये आपके पास क्या है? टी इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना लॉस हुआ है, ये आ जाएगा। तो ये नोट डाउन कर लेना, ये लॉस इन टाइम है। ओरिजिनल पता होना चाहिए टी कितना है, नया पता होना चाहिए टी प्लस हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा
फर्स्ट ये पता होना चाहिए, सेकंड ये पता होना चाहिए, लॉस इन टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। और ये थर्ड ये वाला, ये अगर टी सेकंड में मैं पूछूं कितना लॉस है तो डेल्टा टी बाई टी इंटू स्मॉल टी। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, नोट डाउन कर लिया? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अ सेकंड पेंडुलम क्लॉक हैज अ स्टील वायर, द क्लॉक इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस। अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे वो सही टाइम देती है। एक सेकंड पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम का जो ओरिजिनल टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है। How much time does the clock lose or gain in 1 week when the temperature is increased to 30 डिग्री सेल्सियस? पहले ये बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लॉस होगा, राइट? वो स्लो डाउन हो जाएगी, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो आपको लॉस होगा। तो आप जो फॉर्मूला यूज करें डेल्टा टी, कितना लॉस होएगा? हाफ एल्फा टी डेल्टा थीटा। हाफ एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5। ये आपके पास एक टाइम पीरियड का लॉस है, एक टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन में जो लॉस है, ठीक है। इंटू डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? 20 30, 30 माइनस में 20 कर लो। यहां से आपके पास जो आंसर निकल के आएगा नोट डाउन कर लो जरा, 1.2 इंटू में 10 टू द पावर -4 सेकेंड्स। पर उन्होंने पूछा है कि एक हफ्ते में कितना लॉस होगा। मैंने आपको बताया टी टाइम में लॉस कितना है, ये 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 यानी डेल्टा टी। 1 में कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय में टी, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे अब 2 इंटू में जितने में निकालना है 1 वीक। 1 वीक में कितना सेकेंड होंगे भाई? 7 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका लगभग आंसर आएगा 36 सेकेंड। निकाल के देखिएगा, ठीक है। वेरी गुड हैप्पी। हैप्पी आप मेरी क्लास में हो क्या बेटा? हाँ जी हैप्पी, माइक ऑन करके बताइए। हाँ जी, आप क्लास में नहीं आते? पहली क्लास है आपकी? अच्छा, फिर मैंने नोट डाउन नहीं किया हो, आपका नाम मिस हो गया। चलो कोई नहीं, आज मैंने नोट डाउन कर लिया। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। अच्छा ये बता दो, चलो फटाफट लास्ट क्वेश्चन है। बाय मेटालिक स्ट्रिप इन द फिगर ऑन कूलिंग विच शेप विल इट अटेन इफ अल्फा ब्रास इज ग्रेटर देन अल्फा स्टील? ए बी सी डी बताओ, क्या लगता है आपको? मैम सी। किसने जवाब दिया है? मैम मोहिनी। यस वेरी गुड मोहिनी बेटा, बहुत अच्छे। कूलिंग का केस है, ठीक है। कूलिंग का केस जब होता है तब आपके पास अंदर की तरफ जो ये छोटी वाली लेंथ बनती है, ये जिसका अल्फा ज्यादा होता है। अभी जो व्हाइट कलर इन्होंने दिखा रखा है वो किसका है? ब्रास का। तो आपके पास ब्रास रहेगा अंदर की तरफ और बाहर कौन सा है? स्टील। ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्टील, और ये क्या हो जाएगा? ब्रास। क्लियर हो गया सबको? यस वेरी गुड। ठीक है, तो आज हमने मोस्टली सभी न्यूमेरिकल्स कवर करे हैं। बायोमेटालिक स्ट्रिप और टाइम पेंडुलम वाला केस रह गया था, वो भी मैंने डिस्कस किया है। डेरिवेशन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। और आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। अब थर्मल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से। एक पूरा लेक्चर हमने न्यूमेरिकल